नमस्कार दोस्तों, प्रयास क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए प्रयास क्लासेज के अंतर्गत जैव अणु बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सीधा आते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक आनुवांशिकी पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आनुवांशिकी के उसको नीट लेवल तक इतना अच्छे तरीके से, इतना बेस्ट तरीके से, इतने तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा कि एक-एक चीज आपको आने लगेगी, एक-एक चीज आप सीख जाओगे। तो बने रहिए इस लाइव क्लास में या फिर ऑफलाइन, अगर मतलब लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं तो बने रहिए इस क्लास में। अपन नीट के लिए एक नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ केवल हम पर डिपेंड है। हम चाहे तो इसको सोने की तरह बना लेंगे, हम चाहेंगे तो इसको सोना बना लेंगे और हम चाहें तो इसको सोने में गुजार देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या चाहते हो, अपनी लाइफ को सोना बनाना या सोने में गुजारना, वो आप पर निर्भर है, मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद सोचो आपको क्या करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी नीट के लिए बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस करने की जो जर्नी है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट सीढ़ी अपन चढ़ने वाले हैं। 35 या 40 है, उसमें नेक्स्ट सीढ़ी अपन चढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आनुवांशिकी। ठीक है, फर्स्ट सीढ़ी अपन चढ़ चुके हैं, नेक्स्ट सीढ़ी जो सेकंड नंबर की जो सीढ़ी है उसको अपन को चढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो है, मैं इस चैप्टर को आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आपके सामने इसको पेश करूंगा कि एक एक चीज आप सीख जाओगे। ठीक है, अब चलिए सीधी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट के बात पे आएंगे। तो आनुवांशिकी, आनुवांशिकी क्या होता है? आनुवांशिकी क्या होता है? तो आनुवांशिकी होता है लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। क्या होता है? लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, यही हमारा आनुवांशिकी होता है। तो वापस ध्यान से समझना कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही आनुवांशिकी होता है। सर कैसे? ऐसे, आपके माता पिता, आपके माता पिता ने जब आपको जन्म दिया तो उन्होंने क्या किया? आपके माता पिता ने जो है अपने गुण, हाथ पैरों की संरचना, मुख की संरचना, मुंह, नाक, आंख, कान, ठीक है, इस तरह की जो संरचना का जो गुण है, संरचनात्मक जो गुण है, और शरीर के आंतरिक जो गुण है, उन गुणों को क्या कर दिया? अपने अंदर से आपके अंदर क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया? अपने अंदर से आपके अंदर स्थानांतरित कर दिया। तो इन गुणों का एक पीढ़ी माता पिता से दूसरी पीढ़ी आप संतति में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए कि आनुवांशिकी क्या होता है। तो एक पीढ़ी से गुणों का, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवांशिकी कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट, आनुवांशिकी के अंतर्गत नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा कि हमारी जो आनुवांशिकता है, इस आनुवांशिकता में विविधता का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? विविधता का उपयोग किया गया है। और जानिए कि ये विविधता क्या होती है। ये विविधता क्या होती है? तो देखिए, जब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है
जब लक्षणों का एक पीढ़ी से या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, तो उन गुणों में, उन लक्षणों में जो परिवर्तन देखा जाता है, उन परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। तो विविधता क्लियर हुआ, विविधता क्या होता है? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान देखा जाने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान देखा जाने वाला परिवर्तन ही विविधता कहलाएगा। चलिए, तो विविधता लिखिए, लक्षणों का लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान देखा जाने वाला परिवर्तन ही विविधता कहलाता है। अब देखिए, विविधता भी कंप्लीट होता है। ये जो विविधता होती है, ये क्या होता है सर? डेफिनेशन तो समझा दी, समझ में भी आ गया। तो देखिए, आपके माता पिता थे, आपके माता पिता से दो संततियों का निर्माण हुआ, ये दो संतति बने, आपके भाई बहन। तो आप में और आपके भाई या बहन में जो अंतर है, यानी आप और आपके भाई या फिर बहन एक जैसे नहीं हो मतलब अंतर है, एक जैसे नहीं हो मतलब अंतर है। और वो जो अंतर है, वो जो विभिन्नताएं पैदा हुई है, उन विभिन्नताओं को ही हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। जो कि कब उत्पन्न होती है? तो जब क्या होता है, जिन गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, तो उस दौरान ये परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तन के कारण ही हमारे पास विविधता उत्पन्न होती है। अब ये विविधता दो प्रकार की होती है, यानी हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के स्थानांतरण के दौरान विविधताएं दो प्रकार से हो सकती है। सर, कौन कौन से हो सकती है? तो सबसे पहले यहीं पे लिख लो, एक तो हो गया सतत प्रकार और दूसरा हो गया असतत प्रकार। तो पहले लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे। तो पहले लिखो विविधता के प्रकार। विविधता, तो विविधता दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सतत प्रकार की और दूसरी असतत प्रकार की। सतत प्रकार की विविधता, ये जो विविधता होती है, ये सामान्यतः उत्पन्न होने वाली विविधता होती है, यानी ये हमेशा उत्पन्न होती रहती है, ये हमेशा उत्पन्न होती रहती है। ये सतत प्रकार की विविधता बनी रहती है, होती रहती है, होती रहती है। यानी ऐसी विविधता जो सामान्यतः होती रहे, उत्पन्न होती रहे, बनी रहे, वो हो गई सतत प्रकार की विविधता। असतत प्रकार की विविधता, वे विविधताएं जो कि कभी कभार उत्पन्न हो, कभी कभार उत्पन्न होने वाली विविधता असतत प्रकार की विविधता हो जाएगी। ठीक है, देखिए, जो सतत प्रकार की विविधता है, उनके उत्पन्न होने का कारण होता है यहाँ पे जीन विनिमय। क्या होता है? जीन विनिमय। अगर आपको जीन विनिमय नहीं पता है, तो कोशिका सेल जब आप पढ़ोगे, सेल डिवीजन, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा बड़े विस्तार से क्या होता है। जब कोशिका विभाजन होता है, तो गुणसूत्रों के मध्य जो जीन उपस्थित होते हैं, उन जीनों में क्या होता है? विनिमय होता है, यानी आपसी एक एक दूसरे को जीन में क्या होता है? पर एक दूसरे को जीन देते हैं। ठीक है, यानी जीन देने का मतलब विनिमय होता है, अपन उसको दे दिया, उसका अपना ले, तो जो विनिमय होता है, उस विनिमय के कारण गुणों में क्या होता रहता है? परिवर्तन उत्पन्न होता रहता है। लेकिन असतत प्रकार की जो विविधता है,
वो उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती है। क्या? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन होता है, देखिए क्या, एक ऐसी, यानी मान लीजिए आपके शरीर में अचानक से कुछ नए प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाए, अचानक से कुछ नया करने लग जाए आपका शरीर, कुछ नए इफेक्ट दिखाने लग जाए, तो उन नए, अचानक से कुछ नए इफेक्ट दिखाने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी आपका शरीर क्या हो जाए? मैग्नेट। आपने सुना होगा कि कभी कभी कहते हैं, अखबार में भी आता है कि यार उसका शरीर मैग्नेट बन गया। वो सभी, उसका शरीर क्या करता है? एक व्यक्ति है जो सभी तरह की चीजों को आकर्षित करने लगता है, वो गेट को भी, बर्तन को भी उसके चिपकने लगते हैं। तो वो क्या हो गया? उसमें मैग्नेटिक पावर आ गई, और वो जो मैग्नेटिक पावर है ना, वो मैग्नेटिक पावर उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुई। नहीं, उत्परिवर्तन क्या हो गया? अचानक से कुछ विशेष गुणों का उत्पन्न होना ही क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा। तो ये उत्परिवर्तन हमेशा नहीं होता, कभी कभार किसी में हो जाए तो हो जाए, नहीं होता। तो इसके कारण भी क्या होता है? हमारे जो पुत्र होते हैं उनमें वेरिएशन उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। चलिए, तो ये दो प्रकार की विविधताएं हो गई। तो इसका आप एक बार क्या कर दे, एक बार स्क्रीनशॉट, रुक जाओ, चलो ले लेना स्क्रीनशॉट, क्या जल्दी हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये गुण को, सर आपने कहा कि गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। सर आपने कहा तो सही कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, लेकिन ये लेके कौन जा रहा है? भाई ये गुणों को लेके कौन जा रहा है, ये बताना। तो देखिए, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन लेके जाता है। कौन लेके जाता है? जीन लेके जाता है। यानी जीन का यही कार्य होता है, जीन का वर्क यही होता है कि वो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो यहां पर हेडिंग डाल के लिखो जीन। क्या लिखो? जीन। जीन लिखो, जीन। जीन क्या होता है? यह गुणों को, जीन वह है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जीन वह है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। तो लिखिए, जीन वह है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये तो हो गए जीन। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ऊपर वाला पार्ट मिटाऊंगा, यहां तक मिटाऊंगा, फिर जीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जीन की बात करेंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या पोस्ट कर लिया करो एक आध मिनट के लिए, फिर आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया। पोस्ट कर लिया करो थोड़ा सा ना, फिर स्किप कर लिया करो, 10 सेकंड में फटाफट आगे बढ़ जाएगा। जब जिस टाइम मिटाऊं तब लाइव में तो खैर आप स्किप कर नहीं सकते, वैसे मत किया करो, क्योंकि मैं जब मिटाता रहता हूँ कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ जो कि आपके काम का हो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए अब देखो, जीन जो होता है ये जीन जोड़े में उपस्थित होता है। यानी जीन के दो रूप होते हैं, यानी जीन क्या होते हैं? दो युग्म विकल्पी रूप में, दो युग्म विकल्पी होते हैं। तो जीन हमेशा जोड़े में होता है। क्या होता है? जीन हमेशा जोड़े में होता है। तो सबसे मोस्ट पॉइंट लिखिए कि जीन, जीन जोड़े में उपस्थित होता है। बारे में और भी लिखा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, है ना। जीन के बारे में और भी लिखा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक मिनट में टेक्निकल इशू चीज जो है दिख रहा है मुझे कुछ, वो चेक कर लो एक बार, है ना।
हाँ चलिए, सब कुछ ठीक है। अब देखो, जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक भाग होता है। क्या होता है? जीन डीएनए का एक भाग होता है। यानी जीन डीएनए पे पाया नहीं जाता, जीन डीएनए पे पाया नहीं जाता। जीन डीएनए का एक भाग होता है जो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जो क्या, नहीं नहीं भाई, जीन ऐसा नहीं होता। जीन एक भाग होता है खुद डीएनए का, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे सर, समझाओ जरा चित्र बना के। तो समझो जरा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डीएनए है। क्या है? डीएनए है। अब इस डीएनए को जरा आप गौर से देखना है ना। डीएनए में मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला। तो ये देखो, जो हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए के अंतर्गत, इस डीएनए के अंतर्गत ये वाला पार्ट क्या करता है? हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, यहां तक पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3, और ये मान लो पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो इस डीएनए के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 तो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। पार्ट नंबर 2 प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, और पार्ट नंबर 3 प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी 1 एंड 3rd पार्ट तो क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, और 2 और 4th नंबर का पार्ट प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा। तो हमारे कहा जाए कि इस डीएनए में जीन कहाँ है? इस डीएनए में जीन कहाँ उपस्थित है? तो ध्यान रखना, जीन डीएनए का वह भाग होता है जो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हमारे पास प्रोटीन का निर्माण ये वाला भाग कर रहा है, ये वाला भाग कर रहा है। यानी जीन कौन कौन से भाग हो गए? डीएनए का भाग नंबर फर्स्ट और भाग नंबर 3rd तो जीन हो गया, और भाग नंबर 2nd और भाग नंबर 4 जीन नहीं है। तो सबसे पहले जो जीन है उसके बारे में लिख लो कि जीन जीन डीएनए सॉरी जीन डीएनए का वह भाग होता है, भाग होता है, जीन डीएनए का वह भाग होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन, ऐसा भी कह सकते हो कि जीन वहां उपस्थित होता है जो भाग प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जीन भाग 1 और 3 जीन है, ये जीन उपस्थित है ऐसा कह लो, और भाग 2 और 4 पर क्या? जीन नहीं है। तो क्लियर हुआ जीन का ये मैटर? क्लियर होना चाहिए, हुआ नहीं, होना चाहिए। जीन का ये मैटर क्लियर होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और कंटिन्यू करेंगे आगे। जोड़े में उपस्थित होता है, यानी जीन के युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। एलील, जिनको इंग्लिश में एलील कहते हैं। अब देखिए एलील के बारे में पढ़ेंगे। तो एलील क्या है? युग्म विकल्पी क्या है? तो देखो यहाँ पे युग्म विकल्पी हेडिंग डालो, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या एलील। ठीक है, अब देखो जो एलील होते हैं, ये एलील क्या होते हैं? तो जीन के दो विपर्यासी या भिन्न रूप, ध्यान से सुन, जीन के दो विपर्यासी या भिन्न रूप ही क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं, यानी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। आई थिंक ये ऐसे होना चाहिए ना, मैंने बता रखा है कि हिंदी में थोड़ा आप ध्यान रखना है ना। ठीक है, एलील हो गया। अब देखो एलील को मैं समझाता हूं। हमारे पास
किसी पादप के लिए कोई गुण है लंबाई, क्या है, लंबाई गुण है हमारे पास। इस लंबाई का जो जीन होगा वो जीन क्या होगा, ध्यान रखना, जीन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, लंबाई तो होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। क्यों, इस लंबाई के दो गुण होंगे, एक तो कौन सा होगा, एक कैपिटल टी यानी लंबा, और दूसरा कौन सा होगा, तो सर दूसरा होगा स्मॉल टी यानी बोना। कैपिटल टी यानी लंबा, स्मॉल टी यानी बोना। तो ये जो जीन है, इस लंबाई का जो जीन है, उस जीन के दो युग्म विकल्पी हो गए। सर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया लंबाई का युग्म विकल्पी और दूसरा हो गया बोना का युग्म विकल्पी। लंबाई का युग्म विकल्पी, बोने का युग्म विकल्पी। तो ये जो दो युग्म विकल्पी है, जो भिन्न है, विपर्यासी है, इन युग्म विकल्पी को ही एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। और ये जब दो मिलके आपस में क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। यानी अगर शुद्ध लंबा लोगे तो कैपिटल टी हो जाएगा, यानी दो युग्म विकल्पी लंबे के, या अशुद्ध या संकरित लंबा लोगे तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, यानी बोना लोगे तो स्मॉल टी हो जाएगा, और बोना तो हमेशा शुद्ध ही होता है। तो इस तरह ये क्या हो गए, ये एलिल हो गए, ये क्या हो गए, एलिल, ये तो हमारे पास जीन हो गए, ये तो क्या हो गए, जीन हो गए, तीन जीन हो गए। और इन जीन के अंदर, इन जीन के अंदर दो दो हमारे पास क्या है, तो एलिल है, क्या है, एलिल है। तो ध्यान रखना एलिल क्या हो गया। अब देखिए डेफिनेशन लिखिए कि जीन के क्या, जीन के दो विपर्यासी, विपर्यासी या भिन्न रूप, क्या, भिन्न रूप को ही एलिल या युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी कहते हैं। चलिए इतनी चीजें कंप्लीट है। अब देखो इसके बाद जीन कहाँ उपस्थित होता है, डीएनए पे। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करे, ठीक है। अब डीएनए कहाँ होता है, तो सर डीएनए कोशिकाओं में पाए जाने वाले न्यूक्लिक यानी केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक में कहाँ होता है, तो गुणसूत्रों में होता है। कहाँ होता है, गुणसूत्रों में होता है। तो देखो देखो हमारे क्या है, ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित है, गुणसूत्र उपस्थित है। इस तरह दो दो के जोड़े में क्या होंगे, गुणसूत्र उपस्थित होंगे। और जो ये दो दो का जोड़ा होता है इन गुणसूत्र के पास, ये दो दो का जो जोड़ा होता है, ये दो दो के जोड़े हमारे पास क्या कहलाते हैं, समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं समजात, समजात गुणसूत्र, गुणसूत्र, ठीक है, ये भी समजात गुणसूत्र ही होगा। अब देखिए ये समजात गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, बिल्कुल सर होता है, बिल्कुल होता है। इस तरह ये समजात गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखिए ये जो समजात गुणसूत्र है, ये समजात गुणसूत्र है, इस समजात गुणसूत्र में हमारे पास यहां पर कोई डीएनए उपस्थित है, जो कि क्या करता है, डीएनए तो है ही, साथ में प्रोटीन का भी निर्माण करता है। अगर इस गुणसूत्र का डीएनए, मतलब इस गुणसूत्र का यहाँ वाला डीएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो इस गुणसूत्र का भी यहाँ वाला डीएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो क्या हो गया, ये वाला डीएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जीन हो जाएगा। इसी तरह देखो ये वाला जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में भी हमारे पास डीएनए उपस्थित है। और मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास दो जगह, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, तो ये दोनों हमारे पास प्रोटीन के निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण करते हैं, जो मैंने ब्लैक कर रखा है।
जो मैंने ब्लैक कर रखा है वो दोनों भाग प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो वो दोनों भाग हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीन हो जाएंगे। समजात गुणसूत्र में एक नियम है, क्या, कि अगर अगर इधर वाला भाग जीन है तो उधर वाला भी उसी जगह का भाग जीन होगा। यानी एक गुणसूत्र का कोई भाग जीन है, कोई भाग जीन है, तो उसी समान जगह वाला भाग भी जीन होगा। तो इसका भी ध्यान रखना। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट आप। फिर उसके बाद युग्म विकल्पियों यानी एलील के प्रकार को देखेंगे। अब देखो, जो युग्म विकल्पी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है प्योर कंडीशन और एक होता है हाइब्रिड कंडीशन। युग्म विकल्पी के प्रकार, स्टार डाल के लिखो। युग्म विकल्पी के प्रकार, युग्म विकल्पी के प्रकार। तो युग्म विकल्पी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध, कह सकते हैं, संकरित कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हो गया होमो, सबसे पहला हो गया शुद्ध युग्म विकल्पी और दूसरा हो गया अशुद्ध या फिर संकरित युग्म विकल्पी। क्या, जो है होमो एलिल्स यानी शुद्ध युग्म विकल्पी और अशुद्ध यानी संकरित कहते हैं हेटेरो एलिल्स। ठीक है, चलिए लिखिए शुद्ध युग्म विकल्पी, शुद्ध युग्म विकल्पी विकल्पी और दूसरा हो गया संकरित कहूंगा। ठीक है, संकरित। जो शुद्ध युग्म विकल्पी होता है उसको जानो, जो शुद्ध युग्म विकल्पी होता है उसको जानो। तो शुद्ध युग्म विकल्पी क्या हो गया, यदि हमारे पास जो युग्मक है, जो युग्मक है वो क्या हो, एक समान हो, तो वो हो गया शुद्ध युग्म विकल्पी। और यदि हमारे पास युग्मक असमान हो तो वो हो गया अशुद्ध या संकरित युग्म विकल्पी। तो देखो समझो, लंबाई का गुण यहां पर भी ले रहा हूं, लंबाई का गुण यहां पर भी ले रहा हूं। तो लंबाई के तीन युग जीन बताए मैंने। एक तो हो गया शुद्ध कैपिटल टी, दूसरा हो गया कैपिटल टी और तीसरा हो गया कैपिटल स्मॉल टी। तो देखो इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड वाला तो शुद्ध हो गया। क्यों, देखो दोनों में युग्म विकल्पी क्या है, समान है। दोनों में युग्म विकल्पी क्या है, समान है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, शुद्ध हो गया। क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ये जीन है, शुद्ध अवस्था में है। चलिए उसके बाद देखो, संकरित अवस्था में लंबाई को ही गुण लेंगे। तो लंबाई में संकरित संकरित युग्म विकल्पी किस जीन में होंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीन में होंगे। तो ये संकरित अवस्था हो गई। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो देखिए जीन कहाँ उपस्थित होता है, डीएनए में। डीएनए कहाँ होता है, गुणसूत्र में। और गुणसूत्र जो है किस रूप में होता है, समजात रूप में। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि समजात गुणसूत्र, क्या, ध्यान से सुनना, समजात गुणसूत्र पर उपस्थित, समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन है उसके युग्म विकल्प यदि समान है तो समयुग्म जी यानी समयुग्म जी यानी शुद्ध अवस्था, शुद्ध युग्म विकल्पी समयुग्म जी लिख दो ना, समयुग्म जी, सम युग्म जी। अभी अभी याद आया ये नाम है ना, समयुग्म जी और विषम युग्म जी। यहाँ पे विषम युग्म जी लिख लेना है ना, जरा इसको मिटाना पड़ेगा। विषम युग्म जी, युग्म जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके नीट के एग्जाम में कुछ भी छूटे, आपके नीट के एग्जाम में कुछ भी छूटे, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप मेरे पे विश्वास करें, पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं छूटेगा। तो देखो समयुग्म जी यदि समजात गुणसूत्र पर, समजात गुणसूत्र पर उपस्थित, समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के युग्मक
समान है। क्या है? समान है। तो वे समयुग्मजी कहलाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इसका, यदि समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन असमान या भिन्न भिन्न कह सकते हो, अलग अलग है, अलग है, तो अलग अलग है तो वे विषम युग्मजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी कहलाएंगे। देखिए, आपको ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपके लिए नोट्स लिखाता है, जो आपको नोट्स लिखाता है, आपको नोट्स लिखा लिखा के पढ़ाता है, एक एक चीज आपको समझाता है। अब तो विश्वास कर लो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों को बताओ कि नीट बायोलॉजी की फ्री में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। अब मिटा देता हूं। अब ज्यादा कुछ है नहीं हिस्ट्री और जाननी है अपने को कि जेनेटिक यानी आनुवांशिकी की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, 3 चीज बताऊंगा क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा ज्यादा कुछ आपको जानना नहीं है। फर्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक। फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक यानी आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या? जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट देखो, फादर ऑफ मॉडल जेनेटिक। फादर ऑफ मॉडल जेनेटिक क्या हो गया? तो बेटसन। क्या? बेटसन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक तो कौन हो गया इसका? इसका हो गया टी.एस. मॉर्गन। टी.एस. मॉर्गन। बस ये 3 चीजें आपको जाननी है कि फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ यानी आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद हो गया जो नाउ यानी मॉडल जो जेनेटिक मॉडल जो आनुवांशिकी है उसका जनक बेटसन हो गया। और जो एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक आनुवांशिकी है उस प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक हो गया टी.एस. मॉर्गन। तो ये हो गया हमारे पास 3 हिस्ट्री में वैज्ञानिक के नाम। और अपन पढ़ने वाले हैं किसकी जेनेटिक? ग्रेगर जॉन मेंडल की जेनेटिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। आज के लेक्चर में इतना ही। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सीधा प्लेलिस्ट में जाओ और सभी वीडियोस को देखकर अपनी जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करो।